हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सोशल साइंस के लिए बहुत ही मेहनत की थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड सिटिंग में आने वाली जो प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का, उसी का दोस्तों आंसर मिलाने का प्रयास करूँगा। तो जो भी बच्चे सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दिए हैं वो लोग बिल्कुल भी मेरे इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित जो आंसर बताऊंगा वो दोस्तों 100% सही बताऊंगा। इसमें दोस्तों कोई भी डाउट आप लोग मत रखिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो प्रश्न पत्र का सेट लिया हुआ है वो दोस्तों लिया हुआ है मैंने आई। जिस किसी भी बच्चे के पास प्रश्न पत्र का जो सेट है अगर वो आई है तो वह सीधा सीधा अपने प्रश्न का आंसर मिला लेंगे, और जिस किसी भी बच्चे के पास सेट आई का प्रश्न पत्र नहीं होगा तो वो प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर को मिला लेंगे। बाबू, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि आपने अपने एग्जाम में 40 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बाबू बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 ईस्वी में, ठीक है। बात करते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में बताया जा रहा है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो बाबू है आय से। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग अपने आंसर को मिलाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में बताया जा रहा है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बाबू आय और उपभोग का जो अंतर है वह बचत कहलाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर में बताया जा रहा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो बाबू 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में बताया जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तो बाबू वो है प्राथमिक क्षेत्र का। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात। तो दोस्तों आप लोग मिलाते रहना कि आपने कौन सा आंसर दिया है, ठीक है। 7 नंबर में बताया जा रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बाबू विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों स्थित है जिनेवा में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वो क्या है? तो बाबू 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो बाबू ऑप्शन नंबर डी आप लोग सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कौन सा मारा है। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर में मैं आप लोग को बताता हूँ। 9 नंबर में बताया जा रहा है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी, ठीक है। आप लोग दोस्तों मिलाते रहिएगा। 10 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का जो संबंध है वो कौन है? तो वो है बाबू सुनामी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में बताया जा रहा है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो बाबू जो मेघालय बनाया गया है वो बनाया गया है असम राज्य को काटकर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में बताया जा रहा है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बाबू जानते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य को भी है और संघ को भी है। इसलिए 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके रखिएगा, ठीक ना। मिलाते रहिएगा। 13 नंबर में देखिएगा इसमें बताया जा रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो बाबू ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर में बताया जा रहा है जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन है? तो वह लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र।
15 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है भाई, तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही सरपंच का निर्वाचन करते हैं। 16 नंबर में बताया जा रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना। सप्तदलीय गठबंधन जो है वो कहाँ बना भाई, तो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। तो आप लोग दोस्तों मिलाते रहिएगा, ठीक है। 17 नंबर में बताया जा रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बाबू गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो बाबू वो था जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 18 का, ठीक है। 19 नंबर में देखिएगा, 19 नंबर में बताया जा रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। बाबू आपको वो भाषा बताना है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्ला भाषा। बात करते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है। तो बाबू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर रक्त और लौ की नीति का संबंध किनसे है। तो वो है बाबू बिस्मार्क से। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं यहाँ पर 22 नंबर में। 22 नंबर में बताया जा रहा है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया किस देश के अधीन था बाबू, तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया के अधीन था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है 23 नंबर में ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो बाबू 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो बाबू 1871 में जो विलियम प्रथम था वो सम्राट बना था जर्मनी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 नंबर में देखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो बाबू वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर में, 26 नंबर में बताया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो बाबू ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत है वह 1936 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो वो है बाबू महाराष्ट्र का। किसका, तो महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो बाबू 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर में निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो वो है बाबू बैंडेज और टेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में बताया जा रहा है आश्वासन बांध किस नदी पर बना है। तो बाबू जानते हैं यह किस नदी पर बना हुआ है, यह बना हुआ है नील नदी पर। 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं 31 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है रिकेटर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। तो बाबू जानते हैं रिकेटर पैमाना का जो उपयोग है वो किस आपदा में होता है, वो होता है भूकंप में। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 32 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो बाबू 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ से। बाढ़ से ग्रसित रहता है, ठीक है। यहाँ पर है 33 नंबर में इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो बाबू 33 का सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर में, 34 नंबर में बताया जा रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर में, 35 नंबर में आपका सवाल है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। तो वो है बाबू अभ्रक में, ठीक ना। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 36 नंबर में बताया जा रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो बाबू आप सभी जानते होंगे कि जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है वो होता है बक्साइट अयस्क से। इसलिए 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्साइट। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, है ना, और मिलाते रहिएगा कि आपने क्या मारा था।
37 नंबर में बताया जा रहा है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बाबू यह है उड़ीसा में। 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, झारखंड होगा। दामोदर घाटी है ना, ये बाबू झारखंड में चलाएगा। 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है। 38 नंबर में बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग समझना, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो 38 का सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर में बताया जा रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? 39 का सही आंसर होगा भद्रावती। भद्रावती आपका बाबू राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माझगांव। माझगांव बाबू आपका सही होगा। 41 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है कोपरा क्या है? कोपरा क्या है बाबू? तो कोपरा जो है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाबू जानते हैं भूमि विकास बैंक को पहले सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर में चलते हैं, इसमें बताया जा रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग समझना, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो बाबू इसको फांसी जो है वो दी गई थी 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में बताया जा रहा है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो बाबू ये लागू करने वाले थे लेनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर में बताया जा रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बाबू लेनिन का जो उत्तराधिकारी है वो बना था स्टालिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग समझना, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो बाबू पोट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण करने वाला जो देश है वो है जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। 49 नंबर में बताया जा रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर में, 50 नंबर में बताया जा रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 74वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखना 51 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो बाबू उत्तराखंड से ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 52 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो बाबू इसे करने वाले होते हैं राष्ट्रपति। 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर में बताया जा रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो वह स्विट्जरलैंड। तो आप लोग दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 54 नंबर में बताया जा रहा है, नहीं रुकिएगा, तो किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है ना? तो बाबू जानते हैं इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। चीन होगा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 54 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो बाबू वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है। 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न में। 55 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो बाबू 55 का जो सही आंसर होगा ई होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर में, 56 नंबर में सवाल है आपका किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक भी, जनमत भी और मतभेदों में सामंजस्य भी। इन तीनों के कारण ही लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। 57 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है
निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो बाबू मानव में भी जीवन है, पक्षी में भी जीवन है, पेड़ में भी जीवन है, लेकिन नदी में जीवन नहीं है। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर में बताया जा रहा है रेगुर किसे कहते हैं? तो बाबू रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में बताया जा रहा है सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो बाबू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर में इसमें बताया जा रहा है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो वो है बाबू 24.62%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर में सवाल है आपका नहर काटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर में बताया जा रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2002 में। 63 नंबर में सवाल है आपका बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो 63 का सही आंसर होगा 1934, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो बाबू 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। 65 नंबर में सवाल है आपका कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 66 नंबर में सवाल है आपका वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वो हुआ है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। 67 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो बाबू जो दिनार है वो इराक देश की मुद्रा है, तो आपका ऑप्शन जो होगा बी वो राइट हो जाएगा 67 का। 68 नंबर में सवाल है आपका, आप लोग समझिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो वो है बाबू 2007 से 2012, यानी 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर में सवाल है आपका गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो बाबू इसे रखा जाता है तृतीयक क्षेत्र में। 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर में बताया जा रहा है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो कहलाती है। तो वो कहलाती है सतत विकास। क्या होती है बाबू? सतत विकास। 71 नंबर में बताया जा रहा है, आप लोग समझना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया। 72 नंबर में आपका सवाल है द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 73 नंबर इसमें बताया जा रहा है सार्डिनिया का राजा कौन था? तो बाबू सार्डिनिया का जो राजा था वो था विक्टर इमैनुअल। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर में सवाल है आपका 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये करने वाले थे लेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में बताया जा रहा है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो बाबू वो थे काबूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 76 नंबर में सवाल है आपका 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 77 नंबर में सवाल है आपका निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो वो है बाबू बिपिन चंद्र पाल। 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर में सवाल है आपका निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आपका राइट आंसर होगा। 79 नंबर में सवाल है आपका भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बाबू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर देखना 80 नंबर में बताया जा रहा है
कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो बाबू ई किया गया था ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि आपके सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुल जितने सारे आपके आंसर हैं वे सही सही मिलान हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि आपके क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर सही है और कौन कौन सा आंसर सही नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब मैं उन्हीं बच्चों को बोलता हूं जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं। बाकी जितने सारे मेरे इस चैनल के बच्चे हैं, जितने सारे इस चैनल के परिवार हैं, वे सभी मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा कि आपने 40 में कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है, जिससे कि अगले साल में आप लोगों की जो तैयारी है अर्थात जो आने वाले बच्चे होंगे, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए मैं और अच्छे से करा सकूं, जिससे कि उनका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा आए, यानी कि उनके एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट नहीं पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।